महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। और सबसे पहले सभी को मैरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की लाख 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 बधाई। आज की रात सेंटा क्लॉस आपके जीवन में खुशियाँ ला कर दे, यही दुआ करता हूँ। कुछ लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने A2 प्ले पर फॉलो कर लिया है, मगर अभी भी लोगों की नींद नहीं टूटी है और फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे हैं। क्या बात है भाई? हाँ, एक भाई ने प्रश्न पूछा था तो बता दूं कि ये YouTube की तरह ही एक चैनल है जिसमें आपको अपने गूगल अकाउंट से पहले लॉगिन करना पड़ेगा और फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो पूछ रहे थे कि लॉगिन करना मांग रहा है, तो भाई जैसे आपने YouTube पे लॉगिन किया है बस वैसे ही लॉगिन करना है, फॉलो करना है, बाद में चाहे आप उसको लॉग आउट कर दीजिए। बहुत ईजी है और ऐसा कहा जा रहा है कि YouTube को टक्कर देता हुआ चैनल है। भविष्य में YouTube से ज़्यादा वहाँ पर होंगे क्योंकि लॉगिन करना और सर्च करना वगैरह YouTube से काफ़ी इजी है। तो इंतज़ार किस बात का है भाई, जल्दी फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, तैयार हो जाइए, फिर से मास्क लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी तक हमारे देश में जो है इसको बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है। हमारे शहर में हो, आपके शहर में हो, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो भाई मास्क लगाइए क्योंकि फिर से कोरोना का बवंडर सामने आ रहा है और इस बार बहुत भयंकर है। अमेरिकन तो काफ़ी अच्छा था, 5 दिन में ठीक हो जाता था, मगर ये बहुत भयंकर है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, कोरोना से इस बार हमें लड़ना है क्योंकि वैक्सीन वगैरह तो हमने लगा लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस और मास्क, ये दोनों चीज़ें अगर हम यूज़ करें तो हम इसको हरा देंगे। चीन जैसी स्थिति हमारी नहीं होगी। तो जागना हम सभी को है। तो आइए शुरुआत हमारे चैनल से ही करते हैं और कल से ही मास्क लगाना शुरू कर दीजिए। और शुरू स्टोरी। शाम तक रजत का बुखार उतर चुका था। वो बिस्तर से उठ बैठा। बरामदे में निकलते ही गणेश उपस्थित हो गया। बाबू, चाय पी लीजिए, अच्छा लगेगा। उसके बाद पास ही से वो एक चेयर ले आया और बिछाकर बोला, बैठिए बाबू। चाय पीते हुए रजत को काफी अच्छा लग रहा था। गणेश साहब, आखिर ये सब है क्या? आप मुझे खुलकर बताइए। देखिए, अगर ये मेरा घर है तो मैं आपका मालिक हुआ, उस हिसाब से आपको मुझे बताना ही होगा। बाबू, कुछ बातें न जानो तो ही अच्छी होती है। गाड़ी बन गई है, आप कल सवेरे ही यहाँ से निकल जाइए। देखिए, इस घर के एक एक ईंट में लाल बाई का श्राप है। एक बार अगर यहाँ फंस जाएंगे तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। आपके पिता इस बात को नहीं मानते। वो आए थे यहाँ। क्या? पिताजी यहाँ आए थे? हाँ, कह रहे थे इस घर को बेच देंगे किसी प्रमोटर को और तोड़कर नया बनाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मुझे ही देखिए, मैं इतनी कोशिश करके भी फिर कभी नहीं निकल सका। मैं खाने का इंतजाम करता हूं, कहकर गणेश वहां से चला गया। रजत कुर्सी पर ही बैठा रहा। अचानक ही उसका मन गीत गुनगुनाने को होने लगा। मेरी जिंदगी ने मुझ पे एहसान क्या किया है, जीने दे। मगर गीत के आगे के बोल उसके होठों पर ही रुक गए। अचानक ही उसने देखा सीढ़ियों के पास वही रात वाली औरत आकर खड़ी हुई है। वही रक्त विहीन सा चेहरा और
वही बिना मनियों वाले आंख। रजत के मुंह से चीख निकल गई, कौन हो तुम? तभी गणेश दौड़कर आया। क्या हुआ बाबू? तब तक वो लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर कर जा चुकी थी। ये नलिनी है, ये बोल नहीं सकती, पर इसे गाना बजाना बहुत पसंद है, इसीलिए आपका गाना सुनकर शायद यहाँ आ गई थी। इसे भी लाल भाई का श्राप लगा है। देखिए ना कैसे धीरे धीरे इसके शरीर से खून सूखता जा रहा है। बाबू, मैं रातों को जागकर कोई तंत्र मंत्र नहीं करता हूं। इस घर को इस अभिशाप से छुटकारा दिलाने की कोशिश करता हूं बाबू। और इस काम में मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोगों ने कोशिश की है। उनके बलिदान की कहानी कभी आप जान पाएंगे। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर के दरवाजे खुलने की आवाज हुई। गणेश चौंक उठा। अरे कौन आया? आज तो किसी के आने की बात नहीं थी। वो दौड़कर नीचे गया और अगले ही पल सीढ़ियों से जो चढ़कर आया उसे देखकर रजत चौंक उठा। ये संजय था, उसका जिगरी दोस्त। क्या रे साला, मेरे को बिना बताए तू आ जाएगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा हैं? अरे ऐसी जगह घूमने आ रहा था, बता दो देता। अरे हाँ, तू कैसे आ गया यहाँ? और तुझे पता कैसे चला? तेरे पिताजी घर आए थे, वही रूटीन विजिट। सुनकर रजत जैसे थोड़ा सा खिंच उठा। उन्होंने ही बताया तू यहाँ है। मैंने कहा बिना बताए महाराज यहाँ चले आए हैं? बस दौड़ा चला आया। तब तक एक दूसरी कुर्सी भी लग चुकी थी। गणेश चाय लेने नीचे चला गया। और उसका क्या हाल है? बहुत नाराज है तुझसे। तूने विश नहीं किया उसे? अरे कैसे करता, फोन तो टूट चुका है। ओह खैर, लौट कर मना लेना। वैसे जगह बड़ी अच्छी है। रजत मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों एक तरह से कहे तो साथ में ही बड़े हुए थे, मगर उसकी बातें कभी कभी मुझे बहुत चुभ जाती थी। और ये बातें होती थी उस शुभ्रकांति सेन के बारे में। ये इंसान मेरी जिंदगी में क्यों है? बचपन में जहां तक याद है, संजय का परिवार हमारे यहाँ ही किराए से रहता था। एक दिन संजय के पिता की डेथ हो गई। उसके बाद उसके परिवार की देखरेख उसने ही अपने हाथों में ले ली। आज समझ में आता है क्यों रात को माँ पिताजी के कमरे से लड़ने और रोने धोने की आवाज आती थी। संजय के पिता के जाने के बाद उसने ही इनके घर की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली थी। बाद में फिर इनके लिए अलग से किराए के घर की व्यवस्था हुई। वो भी कहने की जरूरत नहीं है, उसी ने की थी। उसके बाद से बचपन से मैं और संजय एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़े। हमारे परिवारों में जो भी रिलेशन हो, मगर हम दोनों के बीच दोस्ती की ये बागडोर हमेशा बंधी रही और आज भी बंधी हुई है। पता नहीं क्यों, मगर बंधी हुई है। तभी गणेश वहां पर आया। बाबू रात में क्या खाएंगे? संजय बोला, अच्छा देसी मुर्गी का इंतजाम कर सकते हो? रात होने वाली है बाबू, कोशिश करूंगा। और साथ में अगर वो हो तो शराब की बोतल की आकृति बनाते हुए संजय ने कहा। गणेश थोड़ा सा गंभीर उठा। बाबू आज शुक्ल पक्ष की त्योदशी है। आज के दिन इस घर में
ज्यादा उत्तेजित खुश मत होइए, बहुत खतरनाक रात है। खाने का इंतजाम करता हूं, खा पी के आप लोग जल्दी सो जाइएगा। उसके जाते ही संजय बोल पड़ा, ये साला यहाँ का केयर टेकर या मालिक है, हैं? देख किस तरह से डांट कर चला गया। थोड़ा सा अजीब है। खैर तू छोड़। रात में दोनों खा पी कर जल्दी ही सोने चले गए। दिन भर की बुखार की थकान की वजह से रजत ऐसे ही परेशान था और ट्रैवल करके आने की वजह से संजय भी। मगर सोने जाने से पहले रजत ने संजय से कहा, सुन, रात को उठकर अकेले बाहर मत चल देना, मुझे उठा लेना। क्यों? देख, जो भी है इस घर में कुछ तो है। अरे तू ये सब बातें क्या, ठीक है उठा लूंगा। रात धीरे धीरे बीतती चली गई। अचानक रजत ने देखा वो फिर से बरामदे में खड़ा है और उस कमरे से वैसी ही आवाजें आ रही हैं। उसके कदम धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए। आज भी उस कमरे में वही सब कुछ चल रहा था। मगर तभी अचानक दृश्य बदलते हुए एक महिला रजत के पास से होती हुई कमरे में प्रविष्ट हुई और जोर से चीख पड़ी। वो स्त्री अचानक ही वहां से उठी और अपने निर्वस्त्र शरीर को साड़ी में लपेटकर कमरे से भाग गई। मगर जो पुरुष उस जगह खड़ा था, उसे देखते ही रजत के मुंह से एक चीख निकल गई, पिताजी आप! और तभी उसकी नींद टूट गई। हाँ, ये सपना था। मगर अभी उसे आश्चर्यचकित होना बाकी था। जैसे ही उसने पास देखा, संजय अपने बिस्तर पर नहीं था। संजय! वो उठकर तुरंत ही गलियारे में आ गया। बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी और तभी उसने देखा संजय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। अबे रजत, उस कमरे में फिल्म चल रही है बे, हैं? पूरी रियल फिल्म। और सच कहूं, जो लड़की औरत जो भी है ना, महाकसम। आ तो अरे सुन, ऐसा कुछ नहीं है, तो तुझे भ्रम हुआ होगा। अबे आओ ना। वो खींचते हुए रजत को उधर ले गया और जैसे ही वो दरवाजे पर जाकर खड़े हुए, अचानक उनके आने की हलचल से अंदर उपस्थित दोनों जीव घबरा उठे और फिर सबसे आश्चर्यजनक बात हुई, उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो व्यक्ति उठा और सामने के गलियारे से नीचे कूद गया। दोनों घबराकर अभी देख ही रहे थे कि अगले ही पल जो कुछ हुआ, उसने रजत को अंदर तक कपा दिया। उसने देखा उस स्त्री के आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। उसने सांप की तरह अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और एक ही पल में कूद पड़ी संजय के ऊपर। और फिर उसके देखते ही देखते संजय के शरीर को सीढ़ियों से घसीट कर नीचे ले जा लगी। रजत भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और दौड़ते उसने देखा वो स्त्री संजय के शरीर को घसीटते घसीटते तालाब के पास तक लेकर गई और फिर एक ही पल में जैसे तालाब में उसे समेट लिया। तालाब का पानी जोर से आवाज के साथ खौल सा उठा। दौड़ पड़ा था रजत संजय को बचाने और उसने महसूस किया जैसे एक भयंकर शक्ति संजय को पानी में डुबा रही है। रजत! और फिर वो भी हाथ डालकर संजय को ऊपर खींचने लगा, मगर जो शक्ति उसे नीचे खींच रही थी, उसके आगे बेबस था रजत। संजय! रजत! बचा! और अगले ही पल संजय का शरीर चबूतरे के अंदर डूबता गया। तब तक गणेश भी वहां आ चुका था। उसने जल्दी से बेहोश होकर गिरते हुए रजत के शरीर को संभाल लिया
सवेरे पुलिस आई, खोजबीन की गई और फिर संजय के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। दिन भर की बात से रजत जैसे बेखबर सा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हुआ, वो व्यक्ति कौन था और कैसे बालकनी से नीचे कूद गया और वो औरत। तभी गणेश कमरे में आया। बाबू, नहा धोकर खा लीजिए। उसके बाद अचानक ही उसने कुछ किताब जैसी चीजें उसके सामने रख दी। ये क्या है गणेश दा? ये इस घर के पुराने चौकीदारों की लिखी हुई बातें हैं। उन सभी ने कोशिश की थी इस घर को बचाने की। उनके अपने अनुभव आप इसे पढ़ सकते हैं। मगर ये सब क्या है और कैसे इसे रोका जा सकता है? सालों साल से ये घर अपने अभिशाप को पाले बैठा है। क्या इसको रोकने का कोई उपाय नहीं? मुझे नहीं मालूम बाबू, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आखिर ये सब है क्या। तो बताइए ना, आप पढ़ लीजिए। नहीं, मेरे पास उतना समय नहीं है। आप खुद बताइए ना। बाबू, ये घर एक समय रजत कांति सेन का था। बहुत बड़े व्यापारी थे वो। घर परिवार सब कुछ सुखी था। मगर न जाने घर को किसकी नजर लगी। पहले साहब की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। फिर अचानक उन्हें अनिद्रा रोग ने पकड़ लिया। रात भर जाग कर बिताते। कभी आंगन में टहलते, कभी खाट पर उठते बैठते। दूसरी तरफ उनकी पत्नी की भी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरों की दवाई वगैरह सब कुछ चल रही थी, मगर पता नहीं उनमें मानसिक विभ्रांति के लक्षण दिखने लगे। ऐसे समय में शहर से लाल भाई को बुलाया गया और उसका काम था गाना सुनाकर साहब को सुलाना। आश्चर्यजनक तौर पर लाल भाई का गाना सुनकर साहब को नींद आने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मगर आप तो जानते हैं, आग और घी पास रहे तो कब तक आग नहीं लगेगी। साहब और लाल भाई में एक शारीरिक संबंध उत्पन्न हो गया और इससे लाल भाई को गर्भ ठहर गया। परंतु किसी तरह से चड़ी वगैरह खिलाकर उसका वो गर्भ गिरा दिया गया। और फिर यह संबंध आगे चलता रहा। लाल भाई दूसरी बार गर्भवती हुई, मगर उससे पहले ही एक रात मालकिन को सब कुछ पता चल गया। इससे पहले मालकिन अपनी बीमारी की वजह से कुछ नहीं जान पाई थी। बस उस रात जब दोनों प्रेम लीला में रत थे, मालकिन कमरे में आ गई और ये सब देखकर चीखने चिल्लाने लगी। घर में भी नौकरों के बीच हड़कंप समझ गया। अचानक हुई इस घटना से दोनों हतप्रभ रह गए थे, परंतु अपने चरित्र पर लगते दाग को संभाल न सके साहब, और उसी वक्त दौड़कर बालकनी से नीचे कूद गए और वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद मालकिन जैसे पागल सी हो गई थी। पूरा घर परेशान सा रहने लगा। और लाल भाई का जीवन तो इसके बाद बहुत ही दुखों भरा हो गया। मालकिन ने उसे इसी घर में कैद करके रखा था। क्या उसे यहां कैद करके रख दिया गया था? मगर क्यों?
मालकिन की योजना बहुत खतरनाक थी। उस वक्त शायद गुस्से में या फिर मानसिक व्याधि में उन्होंने ये सब किया। लाल भाई ने इसी घर में अपनी संतान को जन्म दिया और उस संतान को मालकिन ने उस चबूतरे में डुबो कर मार डाला था। उसके बाद लाल भाई भी संतान शोक में रोते रोते प्राण त्याग गई और उसके बाद से ही इस घर पर, और मुझे लगता है उसने प्राण ऐसे नहीं त्यागे थे। मालकिन ने उसे भी उस चबूतरे में डुबो कर रखा था और जब तक उस चबूतरे में उसकी लाश है, इस घर पर अभिशाप बना रहेगा। इस घर से अभिशाप की मुक्ति कैसे होगी ये तो मुझे पता नहीं, पर कुछ समय से मैं कोशिश कर रहा हूं। आज रात उस कोशिश की चरम सीमा होगी। आप भी आइएगा। हो सकता है मैं सफल हो जाऊं। हो सकता है मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कहकर गणेश वहां से चला गया। इसके बाद बाकी समय रजत उन किताबों को पढ़ने में व्यस्त हो गया और जैसे जैसे वो किताबें पढ़ता गया वैसे उसे सब कुछ समझ में आता गया। क्यों गणेश ने उससे पूछा था वो अपने पिता की द्वितीय संतान तो नहीं है, क्योंकि लाल बाई का आक्रोश परिवार की द्वितीय संतान पर रहा है। यही नहीं, उसने ये भी पढ़ा कि किस तरह से गणेश और उसके परिवार ने इस घर और इस वंश को बचाने में बलिदान दिए हैं। सच में गणेश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया। तभी अचानक उसे कुछ पन्ने ऐसे दिखाई दिए जिसमें शायद गणेश ने लिखा था और उसमें उसके आने की घटनाएं और ये सब के अलावा नलिनी के बारे में भी लिखा हुआ था। रजत उसे पढ़ने लगा। नलिनी इसी घर में गणेश के पास ही रहती थी। उसने भी उस कमरे में वो सब कुछ देखा था। लाल बाई को उस कमरे को बंद करना कभी भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो कमरा हमेशा खुला रहता है। मगर नलिनी के स्त्री मन ने लज्जा के वशीभूत होकर उस कमरे में ताला लगा दिया था, पर उसे पता नहीं था लाल बाई इतनी अधिक हिंसक हो जाएगी। लाल बाई ने उसकी आंखें और उसके बोलने की शक्ति सब कुछ छीन ली थी। ओफ, कितने खूंखार वातावरण में वो रह रहा है। उस डायरी के आखिरी पन्ने में एक फोटो भी थी। देखने से लग रहा था अभी कुछ दिनों पहले ही चिपकाई गई हो। फोटो देखकर आश्चर्यचकित हो उठा था रजत। उसे समझ में आ गया उस रात सपने में उसने अपने पिताजी को देखा था, क्योंकि इस वक्त फोटो में जो चेहरा था वो ठीक उसके पिता की तरह था, मगर वास्तव में ये उसके पिता की तस्वीर नहीं थी। तस्वीर थी इस घर के पहले मालिक की। धीरे धीरे रात होने लगी। बागान में कुछ हलचल सुनकर रजत नीचे उतर आया। रात का अंधेरा फैल चुका था। उसने देखा बागान के कुछ हिस्से को गणेश ने साफ कर रखा था। शायद यहीं वो किसी विशेष पूजा पाठ में बैठने वाला था। गणेश ने बताया था शुक्ल चतुर्दशी की रात को लाल बाई सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। त्रयोदशी की रात को वो बलि लेती है और चतुर्दशी की रात को उसका तांडव इस घर में होता है। कल त्रयोदशी की रात थी और संजय की बलि उसने ली थी।
आज चतुर्दशी की रात है, आज उसकी शक्ति परम रूप में हो गई और तभी उसे खत्म करने का उपाय किया जा सकता है। मगर ये उपाय होगा क्या? तभी अचानक चौंक पड़ा था रजत। उस चबूतरे के एक तरफ खड़ी थी नलिनी। ये इसे यहाँ पर अकेला किसने छोड़ दिया? वो तो न देख सकती है न बोल सकती है, और उसका यहाँ क्या काम? तभी अचानक गणेश वहां प्रकट हुआ अपने उसी लंगोटधारी रूप में। बाबू, अब मैं अंतिम प्रयास में जुट रहा हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे पता नहीं मैं इसमें सफल होऊंगा या असफल। असफल हुआ तो मृत्यु निश्चित है, फिर शायद कभी आपके दर्शन ना हो। इसके बाद अचानक नलिनी ने वहीं खड़े खड़े वायलिन बजाना शुरू कर दिया। शांत वातावरण में वायलिन की आवाज गूंजती चली जा रही थी। दूसरी तरफ उसी भंगिमा में एक पैर मोड़कर दूसरे पैर के घुटने में टिकाए, हाथ ऊपर किए, आंखें बंद किए गणेश अजीबोगरीब मंत्रों का जाप कर रहा था। धीरे धीरे रात का वातावरण भयानक होने लगा था। तालाब के पानी में अजीब सी सरसराहट हो रही थी और तभी एक भयंकर चीख से गूंज उठा था पूरा वातावरण। तालाब के पानी में से निकली एक भयंकर आकृति जिसे देखकर रजत का पूरा शरीर कांप उठा था। उधर नलिनी के वायलिन की आवाज तेज होती चली जा रही थी। दूसरी ओर गणेश के मंत्रों की आवाज भी कांपती चली जा रही थी। तभी अचानक जैसे बिजली सी कौद पड़ी उस भयंकर पानी से निकली हुई आकृति में, और सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ा था रजत। नलिनी के शरीर से विद्युत रेखाएं निकलकर जा रही थी गणेश के हाथों में, और गणेश के हाथों से वही विद्युत रेखाएं गिर रही थी सामने निकली उस विभत्स आकृति में। अब रजत को समझ में आने लगा था क्यों नलिनी का शरीर धीरे धीरे रक्तविहीन होता जा रहा है। पिछले कई समय से गणेश न जाने कितनी बार इस उपचार को करता आया है और नलिनी की जीवन शक्ति वो बलिदान करता जा रहा है। मगर अगले ही पल जो कुछ हुआ उसे देखकर रजत और आश्चर्यचकित हो गया। नलिनी का शरीर एक विस्फोट के साथ फूट सा गया। आसपास खून और मांस के लोथड़े बिखर उठे और इसके साथ साथ नलिनी का सिर झटका खाते हुए जाकर टकराया उस विभत्स आकृति से। पूरा वातावरण चीख से गूंज उठा और अचानक ही तालाब से निकल आई लाल बाई की सड़ी गली लाश। तुरंत ही दौड़कर गणेश ने पेट्रोल का एक बड़ा सा जेरिकेन डाल दिया पूरे तालाब में और आग लगा दी। एक भयंकर चीख से पूरा वातावरण गूंज उठा और अगले ही पल लाल बाई का अभिशाप उस घर से हमेशा के लिए गायब हो रहा था। मगर परिस्थिति की विभत्सता इतनी भयंकर थी कि रजत अपने होश नहीं संभाल पाया। होश आया तो रजत कार में था। कार उसके पिता शुभकांति ड्राइव कर रहे थे। वो अचानक चौंक पड़ा। आप? तुम्हें लेने के लिए आया था। तुम बेहोश हो गए थे, गणेश ने मुझे खबर की। धीरे धीरे रजत के सामने परिस्थितियां स्पष्ट हो रही थी। गणेश का बलिदान, गणेश की मेहनत भी स्पष्ट हो रही थी, मगर एक सवाल उसे समझ में नहीं आ रहा था। लालबाई तो सेन परिवार के द्वितीय संतान को अपने बलि के रूप में लेती है,
मगर संजय क्यों? तो क्या संजय का पिता? अचानक ही वो बोल पड़ा, पिताजी, संजय को आपने ही यहां भेजा था? हाँ। मगर क्यों? आप सब कुछ जानते थे इसीलिए? उसकी माँ का दिमाग आजकल जरा ज्यादा ही चल रहा था। जायदाद में हिस्सा मांग रही थी। तभी मुझे इस घर और इसकी होने वाली घटनाओं के बारे में पता चला और मैंने जबरदस्ती करके तुम्हें यहां भेजा। मुझे पता था संजय तुम्हारे बिना रहता नहीं है। वो जैसे ही जानेगा तुम यहां हो वो भी पहुंच जाएगा। इसलिए उसके घर जाकर मैंने उसे भी बता दिया और इस तरह से उसे रास्ते से हटा दिया। मगर किस्मत की बात देखो, वो घर भी अब अभिशाप मुक्त हो गया है। मैं बहुत जल्दी प्रोमोटर से बात करके उसे बेच दूंगा। सुनकर जैसे कांप उठा था रजत। ये इंसान है या? गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? गाड़ी रोकिए आप। मैं आप जैसे इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दूसरी तरफ गणेश कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। आज उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान, इस घर को तो उसने लालबाई के अभिशाप से मुक्त कर दिया, मगर नलिनी। तभी अचानक चौंक उठा गणेश। ठीक वो आईना जिसके सामने बैठकर नलिनी वायलिन बजाया करती थी, एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। जमीन पर बिखरे उन कांचों से खून की धारा निकल रही थी। चौंक पड़ा था गणेश। अरे ये क्या? एक अभिशाप खत्म होने के बाद ये कौन सा दूसरा अभिशाप इस घर में आ गया है? अब न जाने ये किसकी बलि लेगा? इसकी बलि लेगा? इसकी बलि लेगा? इसकी बलि लेगा?